हे एवरीवन, दिस इज़ आयशा। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल्स जानने के पहले आइए हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं, जो कि भारत के हर एक नागरिक को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने का आइडिया लाया गया। 1935 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की डिमांड की। फिर 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनकी डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई। ठीक है। फिर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना शुरू हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनने में 2 ईयर्स 11 मंथ और 17 डेज लगे थे। ठीक है, कितने लगे थे? 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। फिर 26 नवंबर को क्या होता है, 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। उसके बाद इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे। ये बात है उस टाइम की, कब की? 1949 की। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था और फिर उसी दिन से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के नाम से जानने लगे और हम सब इस डे को सेलिब्रेट करने लगे। तो ठीक है, समझ आ गया। अब चलिए हम देख लेते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 14 को, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो भी हमारे कानून है इस देश में वो सबके लिए इक्वल है, चाहे वो यूपी का हो, एमपी का हो, बिहार का हो या कहीं का भी हो। अगर वो भारत का नागरिक है तो भारत के जितने भी नियम कानून हैं वो सब आपके लिए इक्वल है, जितना हमारे लिए। ठीक है। फिर हम देख लेते हैं आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पोस्ट या वैकेंसी निकाली जा रही है तो आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार मतलब कोई भी वैकेंसी निकाले और उसको अपने लोगों से ही भर ले, ठीक है ना, और आपको पता भी ना चले। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो हम फॉर्म फिल करते हैं, है ना। तो ये हम फॉर्म फिल कैसे करते हैं? क्योंकि हमें बताया जाता है कि हाँ वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो ये वही है। फिर हम देख लेते हैं आर्टिकल 17। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसमें ये बताया गया है कि जो छुआछूत है ना उसे ख़त्म कर दिया गया है। अब इंडिया में अनटचेबिलिटी की कोई भी मान्यता नहीं है। अब ये करना, अब जो भी ये चीज़ करता है तो वो एक तरह से क्राइम है। ठीक है ना, उसे हम क्राइम की नज़र से देखेंगे। फिर है हमारा आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी दी गई है। आप अपनी बात को इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट भी रख सकते हो। ठीक है। फिर है हमारा आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल इमरजेंसी के टाइम भी रिमूव नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि आपको जीने का अधिकार है। ठीक है, ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल 21 है, इसको याद रखिएगा। ये इमरजेंसी के टाइम भी रिमूव नहीं हो सकता है। आपको मतलब कि आपके जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ये सारे अबॉलिश किए जा सकते हैं। बट आर्टिकल 21 ये ऐसा आर्टिकल है जो इमरजेंसी के टाइम में रिमूव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि 14 साल तक हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है ना, चाहे वो रिच फैमिली से बिलोंग करे या पुअर फैमिली से, इट डजेंट मैटर। फिर है हमारा आर्टिकल 25, जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताता है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 30। तो ये जो आर्टिकल 30 है और आर्टिकल 29 है, ये दोनों ही माइनॉरिटीज़ के लिए है। ठीक है, आर्टिकल 29 कहता है जो माइनॉरिटीज़ है, अल्पसंख्यक, उनके जो हित हैं वहाँ पर कोई ना कोई संरक्षण दिया जाए, उनके हितों का कोई भी वायलेशन ना होने पाए। ठीक है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 30 को। तो आर्टिकल 30 के तहत ये जो माइनॉरिटीज़ हैं तो उनको ये राइट है कि ये अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं खुद ही। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं तो वो क्या करते हैं, वो मदरसे खोलते हैं। ठीक है, तो ये ना इसी का पार्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना।
तो जो मुस्लिम है ना, तो ये माइनॉरिटीज़ में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 31C को, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग अफेक्ट ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसका मतलब कि ऐसी पॉलिसी जो लोगों के हित में हो उनको सेव करना है हमें और उन्हें बचाना है हमें। ठीक है, अब आर्टिकल 32 देख लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। सपोज अगर कोई पर्सन फंडामेंटल राइट्स को ना माने, ठीक है, और जितने भी आर्टिकल्स हैं उन्हें भी ना माने और आपके साथ शोषण कर रहा है, ठीक है ना, मतलब समानता का अधिकार कर ही नहीं रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो इस केस में आर्टिकल 32 के तहत आपको राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ना वो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो कि पूरे फंडामेंटल राइट्स में थे। ठीक है ना, अब चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो है प्रेसिडेंट से। ठीक है, सबसे पहले फंडामेंटल राइट कवर करिए, फिर प्रेसिडेंट से। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए जो आर्टिकल है वो है 52 से 62 तक। तो अब चलिए हम देख लेते हैं आर्टिकल 52 को। तो जो हमारा आर्टिकल 52 है वो है प्रेसिडेंट। तो ये हमें बताता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, मतलब ये कंपलसरी है, होगा ही होगा। ठीक है ना, ये जो पोस्ट है ना ये खाली ही नहीं रहनी चाहिए। ठीक, उसके बाद है हमारा आर्टिकल 53 पावर ऑफ यूनियन। ये हमें बताता है कि प्रेसिडेंट के पास यूनियन की पावर होती है। यूनियन का मतलब इस देश को चलाने की पावर। ठीक है ना, उसके बाद हम देख लेते हैं आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये हमें बताता है कि जो इंडिया का नागरिक है वो इलेक्टेड ही होगा, ना कि सिलेक्टेड। ठीक है ना, उसके लिए इलेक्शन कराना ज़रूरी है, इलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं आर्टिकल 55 इलेक्शन प्रोसीजर। तो ये हमें बताता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होगा, कौन कौन इसमें वोट करेगा, कितने परसेंट वोट पे मेजॉरिटी दी जाएगी, टोकन मनी क्या होगा। तो ये सब चीज़ें किसमें बताया गया है, आर्टिकल 55 में। इसके बाद है हमारा आर्टिकल 56 ऑफिस टर्म। तो ये हमें बताता है कि प्रेसिडेंट के पास 5 ईयर्स का टेन्योर होता है। ठीक है ना, उसके बाद है हमारा आर्टिकल 57 प्रोविज़न ऑफ री इलेक्शन। ये हमें बताता है कि इंडिया का प्रेसिडेंट री इलेक्टेड हो सकता है। इसका मतलब एक पर्सन कई बार प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अपने इंडिया में ऐसा नहीं है कि जो एक बार प्रेसिडेंट बन गया वो नेक्स्ट टाइम नहीं बन सकता, वो दोबारा भी बन सकता है। आपको मैं बता दूं वो अनलिमिटेड टाइम बन सकता है। ठीक है ना, जितनी बार इलेक्शन जीतेगा उतनी बार वो प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक, फिर है हमारा आर्टिकल 58 क्वालिफ़िकेशन। वो इंडिया का नागरिक हो, उसकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना उसकी क्वालिफ़िकेशन है किस चीज़ की, अगर वो मतलब कि प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो ये सब चीज़ें दी गई हैं आर्टिकल 58 में। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड बातें। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 59। ठीक है, तो इसमें नेचर ऑफ ऑफिस के बारे में बताया गया है कि प्रेसिडेंट किस तरीके से काम कर सकता है, इनके काम करने की पावर क्या होंगी। ठीक है ना, फिर है हमारा आर्टिकल 60 ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है तो वो शपथ लेता है, तो वो शपथ लिखी हुई है आर्टिकल 60 में। फिर है हमारा आर्टिकल 61, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है। इम्पीचमेंट का मतलब महाअभियोग। ठीक है ना, अगर आपको प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाना है तो एक ही सॉल्यूशन है, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट का प्रावधान दिया गया है जिससे आप प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटा सकते हो। ठीक है, फिर है हमारा आर्टिकल 62 ऑफिस फिलर टर्म। तो इसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है तो ये मैक्सिमम कितने टाइम तक खाली रह सकती है। ठीक है ना, तो ये 6 मंथ तक खाली रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, जैसे किसी प्रेसिडेंट की सपोज डेथ हो गई, ठीक है ना, डेथ हो जाती है तो उस केस में ना जो उपराष्ट्रपति होंगे तो उसकी पोस्ट पे वो आ जाएंगे, बट ये सिर्फ 6 महीने के लिए होगा, मतलब 6 मंथ तक ही प्रेसिडेंट की पोस्ट में वो रह सकते हैं। उसके बाद 6 मंथ के बाद जो है तो इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इलेक्शन कंडक्ट कराए और नेक्स्ट प्रेसिडेंट नियुक्त करे। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। फिर हम देख लेते हैं आर्टिकल 72। तो इसमें है पार्डन पावर।
प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि ये किसी भी पर्सन की सज़ा को कम या ज़्यादा कर सकता है, ठीक है ना, या फिर उसकी डेथ पेनल्टी को भी माफ़ कर सकता है। जैसे अगर जुडिशरी से किसी को 10 साल की पनिशमेंट मिली हो तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 के तहत उसकी 10 साल की पनिशमेंट को 5 साल में भी कन्वर्ट कर सकता है, या फिर किसी को 4 साल की सज़ा मिली हो तो उसको भी बढ़ाकर 8 साल की सज़ा भी कर सकता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, डेथ पेनल्टी को भी माफ़ कर सकता है। मीन्स मृत्युदंड जो होता है ना, उसको भी ना प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है ना। फिर देख लेते हैं आर्टिकल 143। तो इसमें है एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या है ना कि जो प्रेसिडेंट है तो उनके पास राइट है कि वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। चेक। अब कुछ आर्टिकल्स पार्लियामेंट से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 79 ये हमें बताता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्लियामेंट का मतलब संसद, ठीक है ना। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 80, ये हमें राज्यसभा के बारे में बताता है। फिर है आर्टिकल 81, ये हमें लोकसभा के बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। तो ये जो एमपी है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी कोई भी मेंबर होगा तो वो एमपी कहलाएगा, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 88 राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट हाउसेस, ठीक है। तो इसमें ये है अटॉर्नी जनरल की क्या पावर है और मिनिस्टर की क्या पावर है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का। तो ये आर्टिकल 88 में दिया गया है कि ये अपनी पावर मतलब किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 88 में। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, करीब 25 से 30, बट उसमें से ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ये हमें आर्टिकल 76 बताता है, ठीक है। अब आर्टिकल 165 देख लेते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जैसे कि केंद्र में प्रेसिडेंट के थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है, उसी तरीके से आर्टिकल 165 के तहत हर स्टेट का एक एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होगा, ठीक है, जो कि सरकार का एडवाइज़र होता है लीगल, ठीक है। जैसे सपोज़ करो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो पीएम का एडवाइज़र होता है, उसी तरीके से एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होता है वो सीएम का एडवाइज़र होता है, लीगल एडवाइज़र, ठीक है। इसके बाद हम आर्टिकल 148 देख लेते हैं सीएजी। ये आपको सीएजी के बारे में बताता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सीएजी जो होता है ना वो इंडिया का पहला ऑडिटर होता है। जब आप एसएससी सीएचएसएल क्वालिफाई करोगे तो आपको ना ऑडिटर की एक पोस्ट मिलती है, ठीक है। इसमें बैंकों में आपको ऑडिट करने के लिए कई बार भेजा जाता है और भी मतलब बहुत सारे ऑफिसेज में आपको ऑडिट करने के लिए भेजा जाता है। तो ये तो डिपार्टमेंट्स को ऑडिट करने की बात हो गई जो कि अधिकारी करते हैं, बट द क्वेश्चन इज़ कि सरकार के अकाउंट को कौन ऑडिट करेगा, ठीक है। तो क्या पता कहीं वो कोई घोटाला तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए ना जो ऑडिट करता है वो होता है सीएजी, इसलिए इसको मतलब पहला ऑडिट ऑफिसर बोलते हैं इंडिया में। बात समझ में आ गई। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 279A गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जीएसटी के बारे में बताता है, ठीक है ना। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, ये हमें वित्त आयोग के बारे में बताता है, ठीक है। फिर है हमारा आर्टिकल 315, ये हमें यूपीएससी के बारे में बताता है। फिर है आर्टिकल 324, तो ये हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है, ठीक है। फिर है हमारा आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना। और जो 338A है तो वो हमें एसटी के बारे में बताता है, ठीक है।
और जो 338B है तो वो हमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बताता है। अब ये जो आर्टिकल्स हैं इन्हें हम एक्स्ट्रा में याद रख लेना, ठीक है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग रहकर कार्य करेंगे, मतलब जो हमारी न्यायपालिका है और कार्यपालिका है दोनों ही अलग अलग रहकर अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिर है हमारा आर्टिकल 108, आर्टिकल 108, तो ये हमें बताता है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाया जाता है, ठीक है, जिसकी मीटिंग एक साथ बुलाई जाती है तो इसको बोलते हैं जॉइंट सिटिंग। वैसे जॉइंट सिटिंग को बुला कौन सकता है, तो जॉइंट सिटिंग को प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक है, और इसको लीड करता है स्पीकर, ठीक है ना। इसके बाद ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आर्टिकल 112, 117 और 222। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 110 को, ये हमें बताता है मनी बिल के बारे में। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 112, ये हमें बजट के बारे में बताता है। वैसे कई बार ना बजट नहीं बोल के फाइनेंस प्लान बोल देते हैं, वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना बजट नाम आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, मतलब ये कहीं दिया ही नहीं गया है, ये सिर्फ हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। जो रियल नेम है ना वो है फाइनेंस प्लान, ठीक है, तो थोड़ा याद रखना इसे। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 117, तो ये हमें बताता है फाइनेंस बिल के बारे में। फिर है हमारा आर्टिकल 222, तो ये हमें बताता है ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। आर्टिकल 222 में हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके ट्रांसफ़र का प्रावधान दिया गया है कि एक हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट में कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो रिट्स है ना, अरे हाँ, अभी कई स्टूडेंट्स को रिट्स के बारे में नहीं पता होगा, तो कोई ना 1-2 दिन में मैं रिट्स से रिलेटेड वीडियो पोस्ट कर दूँगी, तो आप देख लेना। तो जो आपका कन्फ्यूज़न है ना कि रिट्स है क्या, कितने टाइप का, तो सपोज़ आपका ये जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए रिट्स के लिए आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए है और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और आर्टिकल 226 के आधार पर कोई भी मतलब जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ना फंडामेंटल राइट्स के केसेस में ना रिट जारी कर सकता है, बट जो हमारा हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ ही लीगल राइट जो होते हैं तो दोनों के केसेस में रिट जारी कर सकता है। तो इसमें देखें ना, अगर इस केस में देखें ना तो भाई हाई कोर्ट के पास ना ज़्यादा पावर है, ठीक है। फिर है हमारा आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीज़न, तो इसका मतलब ये है कि जो भी लॉ बनेगा वो सारे नागरिकों पर इक्वली अप्लाई होगा, ठीक है, या छोटे से छोटा कानून हो या बड़े से बड़ा कानून हो, तो ये हर एक पर्सन पे इक्वली अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद ना आर्टिकल 155, तो ये कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, ठीक है, ये हमें बताता है हर राज्य में राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होना ही चाहिए, ठीक है। फिर है हमारा आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, तो इसमें ना विधानसभा और विधान परिषद के ड्यूरेशन के बारे में कहा गया है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा और विधान परिषद का 6 साल का होगा, ठीक है ना। फिर है हमारा आर्टिकल 214, ये हमें हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स के बारे में बताता है। तो हर स्टेट में एक हाई कोर्ट ज़रूर होगा, ठीक है, मतलब हर राज्य का कोई ना कोई किसी ना किसी हाई कोर्ट के अंडर में ही रहेगा, ठीक है। फिर है हमारा आर्टिकल 243 के, ये हमें इलेक्शंस टू द पंचायत के बारे में बताता है, ये एक पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताता है, ठीक है ना। किसके बारे में, पंचायती राज सिस्टम के बारे में। जो पंचायती राज सिस्टम है तो उसमें वुमेन को 33% आरक्षण है, इसके लिए आर्टिकल 243D है। ये जो आर्टिकल 330 है ये हमें बताता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, मतलब लोकसभा में SC ST की जो सीट्स है और उन पर जो रिजर्वेशन है उसके लिए आर्टिकल 330 हमें बताता है। फिर है आर्टिकल 335 क्लेम ऑफ SC एंड ST टू द सर्विस एंड पोस्ट, ठीक है ना।
तो जो आर्टिकल 335 है वो हमें SC एंड ST की जो रिजर्वेशन है नौकरी के लिए वो बताता है, ठीक है ना। आज के डेट में जब आप जॉब में रिजर्वेशन देखते हो ना, तो ST और SC के लिए वो आर्टिकल 335 के तहत ही आता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन, हाँ ये है SC के लिए, ये है ST के लिए, तो वो सब किसके तहत आता है, वो सब आता है आर्टिकल 335 के तहत, ठीक है। तो आर्टिकल 335 और आर्टिकल 330 रिजर्वेशन से रिलेटेड आर्टिकल है, बात समझ में आ गई। इसके बाद है हमारा आर्टिकल 48A, ये DPSP का पार्ट है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें अपना इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करके रखना है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, तो आपको इन सबको संरक्षित करके रखना है, ठीक है ना। फिर हम देख लेते हैं आर्टिकल 370, जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल प्रोविज़न। तो जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल राज्य का इसे दर्जा दिया गया था, ठीक है। मतलब कि ये आर्टिकल जो 370 है ये इसे स्पेशल राज्य का दर्जा देता था, अब इसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है ना, याद रखना। और उसके बाद है हमारा आर्टिकल 35A, ये है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमको जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता था। तो पहले ना जम्मू एंड कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, ठीक है, जिसे लिखा गया था आर्टिकल 35A में। अब क्या है कि आर्टिकल 35A को पूरी तरह से ना ख़त्म कर दिया गया है। अब जम्मू एंड कश्मीर का अपना कोई भी संविधान नहीं है, ये अब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसी के द्वारा चलाया जाएगा, समझ रहे हो ना। मतलब जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के बेसिस पे वो भी चलेगा, ठीक है। अब हमारे जम्मू एंड कश्मीर पे भी हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, ठीक है ना। बट आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधान हैं जो अभी भी मतलब पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुए हैं। जैसे जो नए प्रोविज़न्स बनाए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि आपको जम्मू एंड कश्मीर की नागरिकता जो है ना वो ऐसे नहीं मिल जाती, ठीक है ना, वो आपको ऐसे नहीं मिल सकती। जम्मू एंड कश्मीर की जो नागरिकता है ना, तो उसके लिए कम से कम ना आप 15 ईयर्स मतलब 15 साल वहाँ रहे हों, ठीक है, मतलब वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जम्मू एंड कश्मीर की नागरिकता मिलेगी। या फिर ये हो सकता है कि 7 साल की नागरिकता भी मिल सकती है। तो वो पता है कैसे मिलती है, जब आप ना अपना 10th और 12th दोनों ही वहाँ से पास किए हो, ठीक है ना। अगर आप 7 साल भी वहाँ रहे हो और 10th और 12th पास किए हो, कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से, तो आपको मतलब नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। यही 2 कंडीशंस हैं, बल्कि और कोई नहीं है। अब एकदम लास्ट में आ जाते हैं, अब वीडियो का एंड आ गया है। तो ये जो है ना, ये 3 आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, ये इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है ना। अपने भारत में 3 तरीके के आपातकाल का प्रावधान है हमारे संविधान के तहत, ठीक है ना। तो पहला है हमारा नेशनल इमरजेंसी, इसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना। फिर है हमारा स्टेट इमरजेंसी, इसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट रूल। तीसरा है हमारा फाइनेंस इमरजेंसी, तो इसे हम कहते हैं वित्त आपातकाल, ठीक है। तो जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है उसके लिए आर्टिकल 352 है, स्टेट इमरजेंसी है उसके लिए आर्टिकल 356 है, फिर जो हमारा फाइनेंस इमरजेंसी है उसके लिए हमारा आर्टिकल 360, ठीक है। अब देखिए जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है, मतलब जो हमारी राष्ट्रीय आपातकाल है, तो वो कब लगाई जाती है। तो देखिए वो तब लगाई जाती है जब कोई दूसरी कंट्री हमारी कंट्री पे अटैक कर दी हो, ठीक है ना। उस केस में राष्ट्रपति के पास ये राइट है कि आर्टिकल 352 का यूज़ करके नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया में लगा सकता है या इंडिया के किसी एक हिस्से में भी लगा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी का मतलब जान लेते हैं। तो स्टेट इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि जब कोई स्टेट की गवर्नमेंट, मतलब कि जो राज्य सरकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से काम नहीं कर रही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे वर्क नहीं कर रही है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रही है, वायलेशन कर रही है, तो उस केस में गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नर इंडिया के राष्ट्रपति को इनवाइट करे और बताए कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना।
कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे जो काम है वो नहीं कर रहे हैं। अब राइट सिचुएशन आने पे, और राइट सिचुएशन यही रहेगी कि आप इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दो। अगर प्रेसिडेंट को लगता है तभी वो मतलब उस बेसिस पे या किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट को नहीं लगता है तो वो नहीं लगाएंगे। अब हम फाइनेंस इमरजेंसी को जान लेते हैं। तो फाइनेंस इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगता है। इसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना भी पैसा ना बचे कि वो अपने लोगों का खर्च, मतलब जो उनके लोग हैं तो उनको सैलरी ना दे पाए, या फिर वो अपना डेली बेसिस का जो खर्चा है वो ना उठा पाए, तो इस केस में प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो 360 का यूज़ करके किसी एक स्टेट में या केंद्र में फाइनेंस इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। और अगर फाइनेंस इमरजेंसी जो है वो अगर स्टेट में लगे या फिर केंद्र में, अगर केंद्र में लग रही है तो पीएम की सारी पावर, सारी शक्तियाँ प्रेसिडेंट के पास आ जाएंगी। और अगर स्टेट में लग रही हैं तो सीएम की सारी पावर, सारी शक्तियाँ प्रेसिडेंट के पास आ जाएंगी। ठीक है ना। मतलब कोई भी इमरजेंसी लगे, सारी पावर किधर जानी है, सारी पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी। ठीक है। आई होप कि आपको सभी आर्टिकल